हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी राइडर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके उन तमाम प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाली किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को फेसबुक पर भी पोस्ट किया जा चुका है और हमने वहां पर देखा कई सारे स्टूडेंट्स ने इनका गलत जवाब दिया है। तो आज इन सभी प्रश्नों को आप लोग वीडियो की फॉर्म में पढ़ेंगे और उसका सही आंसर आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आने वाली किसी परीक्षा में इसी वीडियो से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप खुद से भी ट्राई करके अपना नॉलेज बूस्ट कर सकें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डार्विनवाद। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता ये जो सिद्धांत हैं ये डार्विनवाद से संबंध रखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का क्या कारण था? दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और इसका समापन यानी अंत 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने की थी जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। अच्छा, बात यहाँ पर हुई है कि अमेरिका कब शामिल हुआ। तो भाई, हवाई द्वीप के पास जो अमेरिका का जहाजी बेड़ा था पर्ल हार्बर, इस पर जापानी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके जहाजी भेड़े पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण हो गया था। ओके। चंद्रभागा नदी की चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? दोस्तों, ये जो चंद्रभागा नदी है ये 2 नदियों चंद्रा और भागा के मिलन से बनी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में इसी नदी को चंद्रभागा कहा जाता है, जबकि पंजाब क्षेत्र में इसका नाम बदलकर चिनाब कह दिया जाता है और अंत में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी चिनाब नदी को या फिर चंद्रभागा नदी को सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में जानते हैं। तो इसमें जो चंद्रा और भागा नदियों का संगम है ये लाहौल स्पीति यानी ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति में ही ये दोनों नदियाँ मिलकर पूर्ण रूप से चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन 2 द्वीपों पर है? दोस्तों, आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिकी सेनाओं ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से बमबारी की थी। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को गिराया गया था, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नाम के परमाणु बम से बमबारी की गई थी। ठीक, जापान के ये दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी क्रमशः होन्शु और क्यूशु द्वीप पर उपस्थित हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और जहाँ तक जापान की बात करें, यहाँ की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है? लूनी, नर्मदा, ताप्ती या बनास? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूनी। लूनी नदी जो है ये राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में जो कच्छ का रण है उसी दलदल में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तमसोमा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, ये जो तमसोमा ज्योतिर्गमय है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बृहदारण्यक उपनिषद से तमसोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है और इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? दोस्तों, पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि वर्तमान समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हैं, यानी 34 जज। अच्छा, जजों की जो कार्यकाल की अधिकतम आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। और वर्तमान समय की बात करें तो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस कौन हैं? एन.वी. रमन्ना। क्या नाम है? एन.वी. रमन्ना। इनका पूरा नाम है नूतन पाणी वेंकट रमन्ना
और ये भारत के 48वें चीफ जस्टिस है, यानी 48th नंबर के। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। कानून द्वारा संसद, यानी संसद कोई कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की दौलत लूटने के मकसद से किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? मुझे लगता है इस प्रश्न के बारे में सभी को जानकारी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि गजनी से आया था, इसी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। और इसका जो 16वें नंबर का आक्रमण था, जिसमें इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उसने अपार धन लूटा था और कई सारे मंदिरों को तोड़ा भी था। अच्छा, बात महमूद गजनवी की कर रहे हैं तो इनके एक दरबार में कवि हुआ करते थे जिनका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी शाहनामा, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल को दो हिस्सों पूर्वी बंगाल तथा पश्चिम बंगाल में कब विभाजित किया गया था? तो इसका जवाब आपको मालूम होगा, सन 1905 में। 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था, जिसमें पूर्वी हिस्से को पूर्वी बंगाल, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पश्चिम बंगाल जो कि अभी भी पश्चिम बंगाल के नाम से है, इन दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। अच्छा, बंगाल को विभाजित करने का जो श्रेय है ये अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन को जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की जीत का एक विशेष कारण था उसकी गोरिल्ला नीति। गोरिल्ला नीति के चलते उसने इस युद्ध को जीता था, जिसमें उसने भारी संख्या में तोपों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? दोस्तों आपको पता होगा, आवर्त सारणी को सर्वप्रथम मेंडलीव ने ही बनाया था। तो उन्होंने जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना वो बढ़ते हुए परमाणु भार को माना था, जो कि समय के अनुसार गलत साबित हुआ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु भार। मेंडलीव के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार था, परंतु जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोजले के द्वारा तैयार किया गया है, उसमें जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु क्रमांक को माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन, लैमार्क, हक्सले या डी व्रीज? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी व्रीज। डी व्रीज नाम के वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया था, जो कि कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में हुए एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनमें बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों अगर माता पिता में से किसी एक का भी रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो जाहिर सी बात है बच्चे का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा वो या तो A होगा या B होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, A या B। इन्हीं दोनों ब्लड ग्रुप में से कोई एक ब्लड ग्रुप बच्चे का होगा। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशरकोर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। मलेरिया जो रोग है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है, ये एक संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? यहाँ पर 4 प्रकार के जंतुओं को रखा गया है, स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश और समुद्री घोड़ा। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी मछली है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, लेकिन आप लोग समझते रहिएगा। इनमें जो ऑप्शन नंबर डी में समुद्री घोड़ा लिखा है, वास्तव में ये घोड़ा ना होकर के यही मछली है। बाकी सब स्तनधारी हैं या अन्य प्रकार के प्राणी हैं। अगर प्रॉपर रूप से मछली की बात की जाए तो इनमें से केवल समुद्री घोड़ा ही वो जंतु है जो वास्तव में मछली है। इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम या मुद्रा राक्षस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस।
मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये कालिदास की नहीं बल्कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। और कई बार पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसमें मुख्य नायक कौन है, तो समझते रहिएगा मुद्रा राक्षस पुस्तक का मुख्य नायक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसरो में एस का क्या अर्थ है? जैसा कि आपको पता है भारत की एक स्पेस एजेंसी है इसरो, तो इसमें पूछा जाएगा कि एस का क्या अर्थ होता है, सैटेलाइट, स्पेस, सोलर या साइंस। तो जो लोग इसरो का फुल फॉर्म जानते हैं उन्हें अब तक समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आई से इंडियन, एस से स्पेस होता है, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं इसको। इसमें जब एक तरफ से छड़ी मारी जाती है तो उस क्रिया के विपरीत में वो जो धूल के कण होते हैं वो दूसरी दिशा में भागते हैं। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किस शहर में सोने यानी गोल्ड का मूल्य निर्धारित किया जाता है? दोस्तों एकदम हिट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम का लेवल बढ़ा देते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन। लंदन वो जगह है जहां पर सोने यानी गोल्ड का मूल्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, मोबाइल चार्जर किस प्रकार का यंत्र है? दोस्तों आजकल के जीवन में हम सभी मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसका जो चार्जर होता है वो एक प्रकार का अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो मोबाइल चार्जर जो होता है ये एक प्रकार का अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। और मोबाइल चार्जर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, एसी या डीसी? डीसी करंट, जिसे दृष्टि धारा कहते हैं, वो मोबाइल चार्जर में प्रवाहित होती है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायपालिका या मूल अधिकार? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय प्रणाली। भारत के संविधान में जिस प्रकार की संसदीय प्रणाली ली गई है वो इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से काफ़ी हद तक मैच करती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है ये इंग्लैंड से ली गई है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? दोस्तों वास्को डी गामा की बात हुई ही है तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। बिल्कुल हिट वीडियो है, अगर एक बार आप उसे पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारे प्रश्न वहां पर कवर किए हैं मैंने। ओके, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था और पुर्तगाल से ही भारत आया था। भारत के कौन से बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? गांधी जी, नेहरू जी, पटेल या तिलक? तो जिन्होंने भारत को एक सूत्री, एक कड़ी में बांध दिया था, उन्हीं को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और ये हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, शेर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? अकबर, बाबर, औरंगजेब या हुमायूं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। चौसा का जो युद्ध था ये शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह की विजय हुई थी और हुमायूं को भागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2021 किसने जीत लिया है? प्रेमलता अग्रवाल, नीना गुप्ता, MF हुसैन या सरोज किंकर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीना गुप्ता। दोस्तों ये जो रामानुजन पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता ने जीत लिया है।
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है C++, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि मशीनी लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? एक्चुअली यहाँ सेंटीग्रेड नहीं बल्कि सेल्सियस होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चलिए, तो इसी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। ओके, जवाब कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी कला क्या है? तो दोस्तों जो मधुबनी कला है ये बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बिहार में प्रचलित जो सबसे लोकप्रिय कला है उसे मधुबनी कला कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है बिहार में एक जिला भी है मधुबनी नाम से। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था ये पेड़ पौधों यानी वनों की रक्षा करने के लिए चलाया गया था और ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। अगर उस समय की बात करें तो तभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था। ये आंदोलन 1970 में चलाया गया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया था। अच्छा, ये जो चिपको आंदोलन था इसके जो मुख्य नेता हुआ करते थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य नेता कौन था, तो समझ लीजिए उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, या वह दिन जब देश का संविधान लागू हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो गणतंत्र का अर्थ होता है, गण अर्थात लोग और तंत्र मतलब उसके द्वारा चुनी गई सत्ता, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, यानी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। यही गणतंत्र का मतलब या उसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। जो मानव में बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो आमतौर पर उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती है। हैदर अली कहाँ का शासक था? चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद या मैसूर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान का बाप था और वो मैसूर का शासक हुआ करता था। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? दोस्तों जो सत्यमेव जयते है, जैसा कि आपको पता है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय होती है। तो ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था और जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए दिए जाता हूँ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन या सीसा? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि टोटल 35 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।